हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 10 और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी शुरुआत करवाऊंगी। इसमें देखो, हमने इससे पहले 9 क्लासेस जो मैथ्स की ली हैं उसमें हमने बेसिकली नंबर सिस्टम को किया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए थे, है ना। लेकिन अब मैं कुछ नया टॉपिक लेना चाह रही थी आप लोगों के लिए, तो सोच रही थी क्या लूँ, तो मुझे लगा कि ज्योमेट्री लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका KVS का एग्जाम था उससे कम से कम भी 4 या 5 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से आए थे, जिसमें एंगल्स, लाइंस, इन सब का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो मतलब हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बेसिक से करेंगे। जिन बच्चों को ज्यामिति में प्रॉब्लम होती है, फिर ज्योमेट्री में दिक्कत है, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स जो है सोल्व हो जाएंगी अगर आप इन वीडियोस को लगातार देखते हैं तो। ठीक है, मतलब अभी इसके ये नहीं पता मुझे कितने पार्ट्स आएंगे, लेकिन ज्योमेट्री का ये पहला पार्ट है। वैसे आपकी मैथ्स क्लास 10 है ये, ठीक है, 10वीं क्लास है मैथ्स की। इससे पहले जो 9 क्लासेस है मैं उनकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बना चुकी हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक मैथ है और कुछ पिछले साल के क्वेश्चन मैंने कवर किए, उसमें DSSB के भी हैं प्लस KVS के भी हैं। और इस सीरीज में भी, मतलब ज्योमेट्री की सीरीज में भी हम पिछले साल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि KVS का जो एग्जाम होता है बेसिकली ये आपका NCERT बेस्ड होता है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि NCERT के क्वेश्चंस इसमें लेंगे। अब DSSB की बात करूं तो DSSB में ज्योमेट्री इतनी पर्टिकुलरली नहीं आती है, लेकिन KVS में बहुत आती है, और प्लस CTET में तो आपकी आती है, क्योंकि एंगल्स वेंगल्स, CTET, HTET इन एग्जाम्स में तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाह रही थी मैं, इसीलिए कि आपको कम से कम पहले कंसेप्ट क्लियर करा दूं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिर हम सवालों को लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे, कौन कौन सी टर्म्स होती है उनमें डिफरेंशिएट करेंगे। कई बार जो है हमें यही नहीं पता होता कि इन चीजों में अंतर क्या है, तो हम बेसिकली वो चीजें आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी मैथ्स की क्लास 10। ओके, इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। ओके, तो ये हम आज का काम जो है ये करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो है ना एक पॉइंट से शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो इनको चीजों को मत देखना, पहले मैं जो समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक है, देखो पॉइंट से शुरू हो जाती है। आपको अगर मैं इस पूरे स्पेस की बात करूं, चलो इनको तो छोड़ दो, अगर सपोज ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई लोकेशन बताना चाह रही हूँ, आपको कुछ भी बताना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे डिनोट करूंगी? ऑब्वियसली मैं कुछ बनाऊंगी या कुछ स्टार्ट करूंगी, है ना। चलो मैंने बता दिया कि हम यहां से लेकर जो है यहां तक कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कुछ लोकेट कर रही हूँ पहले, क्योंकि ये पहले ब्लैंक था, आपको पता नहीं था। सपोज मैंने कहा अब आप यहां पर आ जाओ, ठीक है, अब आप यहां पर आ जाओ, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया B, इसको मैंने नाम दे दिया C। ठीक है, तो पॉइंट जो होता है, यानी कि जिसको हम बिंदु बोलते हैं, वहीं से ज्योमेट्री शुरू हो जाती है आपकी। वो एग्जैक्टली हमें किसी लोकेशन के बारे में बताता है, किसी जगह के बारे में बताता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P बना रही हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट Q बना रही हूँ, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो डिफरेंट नेम मैंने दिए इन पॉइंट्स को, ये अब लोकेट करेगा। अगर मैं आपको कहूंगी कि आप P पॉइंट पर अपनी उंगली रखिए, आप B पॉइंट पर अपनी उंगली रखिए, तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन बता रहा है, कौन सी लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ज्योमेट्री जो है पॉइंट से शुरू हो जाती है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और पॉइंट को याद रखना कि हमेशा हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे पॉइंट A, पॉइंट B ये नहीं होता है बेसिकली। अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जनरली हम इससे करते हैं। ठीक है, हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं पॉइंट को, मतलब बड़ा जो अल्फाबेट होता है ना, अपर केस अल्फाबेट्स होते हैं, उनके साथ हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए, कुछ मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं जिसमें आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो 3 चीजें हैं कि लाइन क्या होती है, फिर रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। यानी कि लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड, रे को बोलते हैं किरण, और लाइन को बोलते हैं रेखा। ठीक है, अब ये 3 तरह की चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, और तीनों में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि सारी सेम है। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी लाइन सेगमेंट की, जिसको हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट वगैरह लगाए नहीं है, लेकिन आपको बता देती हूँ, जब भी आपको ऐसी चीज नजर आए ना, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, हमेशा 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर हम कहें कि हम A से B की बात कर रहे हैं, यहीं तक आपकी लाइन सेगमेंट है। अगर मैंने आपको कहा स्केल में कि 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है जिसका नाम है AB, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल को यहां पे रखेंगे और फिर उसको 3 सेंटीमीटर तक नापेंगे। सपोज यहां तक, यहां पर आप A लिख देंगे, यहां पर आप B लिख देंगे, और यहां पर आप लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स कि इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्योंकि आपने एक एंड पॉइंट बता दिया है कि आपको 3 सेंटीमीटर की ही लाइन खींचनी है, हमने यहां पे कोई एक्सटेंशन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन ये तो चलो लाइन सेगमेंट की बात हो गई, रेखाखंड की बात हो गई। जब हम 2 एंड पॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो एंड पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे, मतलब समाप्त होने वाले जो बिंदु होते हैं, वहां तक की बात करते हैं हम लाइन सेगमेंट में, और हमेशा इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। और अगर मैं AB को डिनोट करूं तो एक स्पेशल तरीका, तो AB के ऊपर ये लगा देंगे। सपोज मैं एक लाइन सेगमेंट बना रही हूं PQ यहां पर, ठीक है, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, PQ के ऊपर आप ये लगा देंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज नजर आती है तो आप समझ लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। ठीक है,
अब हम चलते हैं जरा रे के ऊपर। अब रे में क्या होता है, देखो रे में क्या होता है कि एक साइड का जो पॉइंट होता है वो तो एंड होता है, एंड पॉइंट होता है, मतलब वहां से आप इधर नहीं खींच सकते, लेकिन आप और जगह खींच सकते हो। जैसे यहां से हमने यहां तक हम रे को लेके गए, ये जो आपको ये मिलता है ना एरो का साइन जो होता है, ये मतलब ये है कि आप इस साइड जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब आपका सन होता है, सन की लाइट जो होती है उसकी किरण इस तरह से आती है ना, उसकी किरण इस तरह से आती है, तो ये रे का एग्जांपल है, वो इस तरह से आती है। हम वापस सन की तरफ नहीं रेज भेज सकते, सन एक डायरेक्शन में अपनी किरण को जो है इस तरह से भेजता है। ठीक है, कोई भी रे ऐसे वापस सन की तरफ नहीं आ रही, वो बाकी अपनी रेज को जो है एक डायरेक्शन में भेजता है, तो इसीलिए हम इनको सन रेज बोलते हैं, सन लाइन नहीं बोलते, या फिर सन लाइन सेगमेंट नहीं बोलते, हम हमेशा रेज ऑफ सन बोलते हैं, यानी कि सूर्य की किरणें, क्योंकि एक डायरेक्शन में होती है। या फिर अगर मैं टॉर्च की बात करूं आपसे, जो टॉर्च होती है ना, हमारे पास बैटरी होती है, उनकी भी ऐसे रेज निकलती है ना, वो एक डायरेक्शन में होती है। ठीक है, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई चीज ऐसे आ गई, टॉर्च इतना गैप है तो ऑब्वियसली वहीं तक रुक जाएगी। अगर आप वो चीज कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है, तो टॉर्च की जितनी लाइट जा सकती है उतनी दूर तक वो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल होता है। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि लाइन सेगमेंट में जो है एक तो एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एक्सटेंशन हो सकता है, एक तरफ हम उसको बढ़ा सकते हैं, और ये एरो जो है ना एक तरह से एक्सटेंशन का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए और बी लिखें, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये ए बी जो है, अगर इसके ऊपर ऐसा साइन लगे, या फिर पी क्यू अगर है तो ऐसा साइन लगे, तो समझ जाना कि ये रे की बात हो रही है। ठीक है, रे को हम हिंदी में किरण ही बोलते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में जो है इसको कहीं तक भी लेके जाया जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने ये बता दी, अब मैं कहूंगी इसको बढ़ाओ, और बढ़ा दी, और बढ़ाना, इस एरो को हटा दो और बढ़ा दी, मतलब सीधाई की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे सीधी की बात कर रही हूँ, ऐसा तिरछा विरछा नहीं करते आप। ठीक है, रेज जो है एक सीधी डायरेक्शन में, भाई रेज ही बनती है ना, किरण जो होती है उनकी डायरेक्शन जो है एक ही होती है। ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो एक साइड से। ठीक है, तो ये आपका रे का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं लाइन के कंसेप्ट पर। तो लाइन जो है आपकी बोथ साइड, दोनों साइड से इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी एक एंड पॉइंट दोनों साइड से नहीं होता है। मतलब ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ए नाम दूं, यहाँ पे बी नाम दूं, तो ए की साइड से भी आप इसको बढ़ा सकते हो और आप इसको बी की साइड से भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब कि, और इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से कोई चीज दिखती है, ये साइन वाला, और आपसे पूछे कि क्या है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ लाइन। ठीक है, अगर इस तरह से कुछ दिखता है तो ये रे कहलाएगी, और अगर आपको इस तरह से कोई साइन दिखता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बीच आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर होना जरूरी था। ठीक है, देखो हम क्वेश्चंस भी लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा टर्म्स को समझेंगे ताकि आपको चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, किन चीजों को क्या बोलते हैं। अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत करते रहते हैं कि मैथ्स जो है बहुत वीक है, कहां से करे, तो बेसिक एनसीईआरटी सिखा रही हूं। मतलब मैं चाहती तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ले सकती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लेना चाहती, पहले मैं चाहती हूँ कि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में हम बिना ये पढ़े जो है क्वेश्चन नहीं ले सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो मैथ्स तो ऐसा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग चाहिए ना उसमें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। आप देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम अंतर्विभाजक या फिर प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब ये मैंने हिंदी के गूगल से मीनिंग निकाले हैं। अगर कुछ और आपको पता हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर पता हो तो। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक लाइन यहां से आ रही है, एक लाइन यहां से आ रही है। बेसिकली यहां पर जहां पर जो दो अलग अलग लाइन जो है आकर यहां पर मीट करती है, यानी कि मिल जाती है जैसे एक पॉइंट पर, उसको हम उन लाइन्स को हम क्या कहते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और देखिए क्योंकि ये लाइन्स है तो देखो लाइन जो है दोनों साइड से ओपन है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। अगर मैं इसको ए और बी नाम दूं, ठीक है, ए बी ना देकर हम इसको छोटे लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, लाइन एल बोल सकते हैं, लाइन पी नाम इसका रख सकते हैं, इस लाइन का हम क्यू लाइन नाम रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ए और बी दोनों का नाम लिखना जरूरी हो, ऐसा नहीं होता। आप छोटे स्मॉल लेटर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं लाइन को। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इसको एल नाम दे दिया, इसको मैंने एम नाम दे दिया। ठीक है, तो लाइन एल जो है वो लाइन एम को जो है इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और यहीं से एक और कंसेप्ट सीख लो कि एंगल, आपको पता है कि जब दो लाइंस या कुछ भी ऐसे ये जो एक कोने में मिलती है ना, तो यहां पर आपका एंगल जो है वो फॉर्म हो जाता है, मतलब बन जाता है। ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया। इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं, तो ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल और डी एंगल। और आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल्स का कंसेप्ट भी सिखा रही हूँ आपको सारा। देखो जब एक ऐसी लाइन होती है ना, दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहां से घूम जाएगा तो 180 इधर हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो आपका 360 होगा। और अगर मैं राइट एंगल बना दूं यहां पर तो ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का हो जाता है। 90 अगर मैं
बना दूं, समकोण कहते हैं शायद इसको, या पता नहीं क्या कहते, राइट एंगल को देख लेना क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है आपका 90 90 90 90। अगर मैं इसको बिल्कुल ये कहूं कि ये एक राइट एंगल पर जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये तो आपको ऑब्वियसली एंगल्स तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ उसके। तो देखिए ये आपकी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। किसी ना किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, जैसे ओ पॉइंट हो सकता है, पी पॉइंट कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे वहां पर फिगर्स को अच्छे से समझेंगे। और फिगर्स को समझने के लिए अगर आपको एंगल्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको लाइंस का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, ऑपोजिट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इजी होता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, ठीक है। सपोज आप यहां पर चल रहे हैं, आपके साथ साथ एक बंदा और चल रहा है, मतलब हम कहते हैं ना कि आप लोग एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हो, बिल्कुल, है ना, आप भी चल रहे हो इधर से, ये भी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की। देखो आपने स्केल देखा है, ठीक है, जैसे ये भी एक स्केल है। स्केल के जो दोनों साइड्स होती है, जैसे एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये साइड होगी, ठीक है। इन दोनों के अगर बीच का हम डिस्टेंस नापे, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हम नापे, बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा, ये सेम होना चाहिए। मतलब पैरेलल लाइंस तभी होती हैं जब इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो बिल्कुल सेम हो। जैसे कि ये जो डंडियां बनी हुई है, सपोज ये आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2, ये भी 2। मतलब जब तक इनके बीच का डिस्टेंस सेम है तब तक वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर सपोज डिस्टेंस थोड़ा सेम नहीं रहा, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ये सीधी आ रही थी, फिर यहां पर ऐसे आ गई, ठीक है। यहां पे तो डिस्टेंस सेम था लेकिन यहां पर कम 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 और सिर्फ बिल्कुल कम होता चला गया, तो हम इनको पैरेलल लाइंस नहीं बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन एक जगह पर कहीं पर मीट हो गई तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी नहीं। पैरेलल लाइंस कभी आपस में नहीं मिलती है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, स्केल की ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। पैरेलल लाइंस का ये रूल होता है, अगर वो लाइंस कहीं जाकर मिल रही हैं तो भाई वो पैरेलल लाइन नहीं होती है। और मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, मैंने आपको ये चीज बताई, ये सेम होना चाहिए हर जगह पे। ये जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस जो है आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तब आपकी लाइंस जो है पैरेलल लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। और पैरेलल लाइंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। सपोज इसको मैं, चलो एक मिनट बता के दिखा देती हूँ। सपोज ये है आपकी लाइन L और ये है आपकी M, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, L इज पैरेलल टू M, अगर पैरेलल है तो, ठीक है। तो ये पैरेलल का साइन होता है, ये इस तरह से हम पैरेलल का साइन जो है डिनोट करते हैं, ओके। अगर पेपर में भी आपको साइन मिल सकता है तो याद रखना, ये पैरेलल जो 11 बनता है ना एक तरह से, लेकिन ये ऐसे होता है। मान लो कि A भी होता है इस लाइन का नाम, ठीक है, A भी होता, और यहाँ पे होता आपका CD, तो हम कह सकते थे AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। कभी कर क्वेश्चन में गिवन होता है कि इफ AB इज पैरेलल टू CD देन फाइंड आउट दिस, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो समझ जाइए कि ये साइन जो है ये आपका पैरेलल लाइंस का साइन होता है। और रूल याद रखिए कि बीच का डिस्टेंस सेम होता है और कभी भी पैरेलल लाइंस आपस में नहीं मिलती हैं, है ना। समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, वो आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी पैरेलल लाइंस। सबसे अच्छा एग्जांपल आप स्केल से समझ लीजिए, भाई स्केल देखा है आपने, ठीक है, कभी उसके ये जो कोने हैं कभी नहीं मिलेंगे, ये लाइंस जो है आपस में कभी टच नहीं करेंगी, इनके बीच का डिस्टेंस भी जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्व्स की, जिनको वक्र बोलते हैं हिंदी में, और कोई एग्जैक्ट मीनिंग है तो आप बता देना, ठीक है। देखो कर्व, पहले हम कर्व को समझते हैं, इन सब टर्म्स को समझने से पहले हम कर्व को समझेंगे। देखो आप, जैसे मैं पेन चला रही हूँ, ठीक है, मैं इधर गई, इधर गई, उधर गई, उधर गई, इधर गई, ठीक है। जब तक मैंने जो है इस पेन को छोड़ा नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की मैंने, ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी लेकिन पेन को छोड़ दिया। जैसे ही मैंने पेन उठा लिया और मैं फिर वापस यहां पर जाती हूँ, एकदम से इधर से लेके आऊंगी, तब ये कर्व नहीं रह जाएगी, ठीक है। मतलब बात ये है कि कर्व क्या होती है, कर्व होती है जब आप मतलब कि जब कोई भी ड्राइंग जो आप बना रहे हैं, ठीक है, बिना अपना पेन या पेंसिल उठाए अगर आप उसको बनाए जाते हैं, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, ठीक है, तो वो कर्व कहलाती है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी लाइंस भी हैं वो भी कर्व होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर एक लाइन आप ऐसे बना रहे हैं ना सीधी, दिस इज ऑल्सो नोन एज कर्व, ठीक है, इसको भी कर्व बोलेंगे। सिर्फ कर्व ये मत समझना कि मोड़ तोड़ आएगा तभी वो कर्व बनेगी। कर्व में आपकी लाइंस भी आती है, ये भी आपकी कर्व होती है और ये भी आपकी कर्व होती है, ठीक है, ये भी आपकी कर्व होती है, ठीक है। तो ये सारी होती हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि इसमें लाइन आ रही है तो ये कर्व नहीं होगी, लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, ठीक है। मतलब ये एनसीईआरटी बेस्ड ही करा रही हूँ, एनसीईआरटी में भले आप पढ़ सकते हैं कि लाइन भी एक कर्व होती है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, हमेशा कभी क्वेश्चन पूछा भी जाए कि लाइन कर्व होती है कि नहीं होती है, तो हमेशा राइट लगाना है इस पर, क्योंकि लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, ओके। अब कर्व का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में वक्र है क्या कुछ और है, ये मुझे बता देना, ठीक है। अब देखते हैं, हम जानते हैं कि सिंपल कर्व क्या होती है, ओपन कर्व क्या होती है और क्लोज्ड कर्व क्या होती है, ठीक है। हम इन टर्म्स को समझेंगे। देखिए जो सिंपल कर्व होती है वो ये होती है जो अपने आप को
क्रॉस ना करे, ठीक है। सिंपल मतलब आसान है, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे बनाई, दिस इज अ सिंपल कर्व, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूंगी, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, अब ये आसान नहीं रहेगा, नहीं, इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया, अपने ऊपर से फिर से चली गई, जैसे ये कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने ऐसे भी कर दिया, तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो ये कर्व जो है नहीं कहलाएगी, सिंपल कर्व नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉस कर रही है, अब सपोज वो क्रॉस नहीं कर रही, ऐसे अगर इधर से कहीं जा रही है तो सिंपल ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस कर गई अपने आप को, ठीक है, यहाँ पे मिल गई ना, देखो यहाँ पे एक दूसरे को वापस क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल कर्व जो है वो आपकी क्रॉस नहीं करती है, याद रखना। ये भी आपकी सिंपल कर्व होगी, ये भी आपकी, ये भी आपकी सिंपल कर्व है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। अभी मैं ओपन क्लोज की बात नहीं कर रही हूं, जस्ट सिंपल कर्व की बात कर रही हूं, ठीक है। अब देखो ये वाली आपकी सिंपल कर्व में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो है अपने आप को क्रॉस कर रही है। अगर हम स्टार को ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे, तो ये क्रॉस कर जा रही है ना, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व आपकी नहीं कहलाएगी। अब हम बात करते हैं क्लोज या ओपन कर्व की, तो ये तो बहुत ईजी है। क्लोज मतलब देखो, ये सारी आपकी जो है ओपन कर्व है, ये कहीं ना कहीं से ओपन है, मतलब खुली हुई है, यहां से खुली हुई है, यहां से खुली हुई है, यहां से खुली हुई है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ओपन कर्व हो जाएंगी। अब हम बात करें क्लोज्ड कर्व की, तो ये सारी कर्व्स आपकी क्लोज्ड कर्व हैं। देखो ये बंद होती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। देखो ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये 8 की 8 फिगर्स जो है आपकी क्लोज्ड कर्व कहलाएंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको कि क्लोज्ड कर्व जो होती है वो बंद होती है, ओपन कर्व कहीं से खुली होती है, और सिंपल कर्व क्या होती है? जो अपने आप को क्रॉस ना करे, ठीक है। मतलब कि कोई भी ओपन कर्व सिंपल कर्व भी हो सकती है, बस डिपेंड ये करता है कि वो अपने आप को क्रॉस ना करे, ओके। जैसे कि ये देखो, ये है, अब ये इसमें क्या, ये अपने आप को क्रॉस कर गई ना, तो इसलिए सिंपल कर्व नहीं होगी। मतलब बार बार सिंपल कर्व इसलिए समझा रही ताकि आपको क्लियर हो जाए, ओके। तो ये था कर्व्स के बारे में। कर्व्स के बारे में हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं, वो है आपके पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो पॉलीगन होता क्या है, बहुभुज बोलते हैं इसको। पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। भाई जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो ना, हम यहाँ पर ऐसी वाली कर्व्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये लाइंस नहीं होती है, ये आपकी लाइंस नहीं होती है, लाइन आपकी स्ट्रेट होती है, ठीक है। वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल, उसमें कोई मोड़ तोड़ नहीं होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये आपकी लाइंस नहीं होती है, ये आपकी लाइंस होती है। तो जब लाइंस से कोई क्लोज्ड कर्व बनती है ना, तो वो आपकी क्या कहलाती है? पॉलीगन। अब कितनी लाइंस मिलकर बना रही है वो फिर डिपेंड करके उसका नया नाम पड़ जाता है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल होते हैं, ट्राइंगल होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब आपके सामने बने हुए हैं। लेकिन कोई भी बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बना होता है, ठीक है। रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट से जो बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होती है वैसे तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि लाइन सेगमेंट टिपिकली आ जाती है तो इसका एक टिपिकल नाम पड़ जाता है जिसको हम पॉलीगन या फिर बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स हैं। ये आपके ट्राइंगल है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये आपके एंगल्स हो गए, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में वो होते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब बेसिकली वो है जिसकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल को। अब क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे करा दूंगी। इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट सब आता है, ठीक है। पेंटागन जिसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 5। हेक्सागन जिसकी 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से, और ये सारे आपको लग रहे होंगे रेगुलर है, ठीक है। देखो रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं। तो देखो ये है, ठीक है। दिस इज ए इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसमें सारी साइड जो है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि सारी बराबर है। जब सारी साइड्स आपस में बराबर हो ना, जैसे कि देखो ये सारी बराबर है, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? देखो, जब सारी साइड्स बराबर है तो हमने एक साइन लगा दिया। सपोज 2 बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इनके 2 साइन लग गए। ये 1 बराबर है तो 1, मतलब ये भी साइन अगर आपको मिले तो समझ जाना। अगर इसमें 2 ये डंडे लगे हुए हैं, इसमें 2 डंडे लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर है। इसमें सिर्फ 1 है, इसमें भी सिर्फ 1 है, दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स बराबर होती हैं। देखो अगर आप डेकागन की बात करेंगे तो इसकी 10 साइड होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सारी साइड जो है उनका एक ही साइज होगा। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है सारी, ठीक है। तो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जो आपका बिल्कुल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, जिसके सारे लाइन सेगमेंट्स की लेंथ जो है वो बराबर हो, वो पॉलीगन आपका रेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। इरेगुलर जिसमें एक भी साइड बड़ी, टेढ़ी, छोटी, मोटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सपोज मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका एक और पॉलीगन है, तो स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सबसे बड़ी लग रही है आपको, है ना, ये सबसे छोटी लग रही है, तो ये रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर बोलेंगे इसको, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का समझते हैं क्या होते हैं, है ना। देखो ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, एक पेंटागन जैसी है, मतलब इरेगुलर पेंटागन है। 1 2 3 4 5
5 साइड्स है इसकी, ठीक है। अब ये थोड़ा समझाने के लिए इधर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं बाहरी कोण और इंटीरियर एंगल को बोलते हैं आंतरिक कोण। देखो ये पूरी लाइन सेगमेंट, ये क्लोज्ड फिगर हो गई है ना, इस क्लोज्ड फिगर के अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये जितने भी एंगल आपके रेड कलर से बिल्कुल भरे हुए हैं ना, जैसे कि ये वाला एंगल है, ये आपके कौन से एक्सटीरियर बाहर के एंगल है। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। हमेशा किसी भी पॉलीगन का नाम एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे करें ना ए बी सी डी ई, ऐसे नहीं लिख सकते आप। आपको जो फिगर है उसको एक डायरेक्शन देनी होगी, ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा एक सर्कल में चलता है नेमिंग जो होता है, तो नेमिंग हमेशा हमें ऐसे करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये एक पॉलीगन है, इसके रिस्पेक्ट में जो बाहर के एंगल्स होंगे, ठीक है, ये वाले बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं इनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इस पॉलीगन का अगर बात करूं तो, ठीक है। अब अगर मान लो मैं डी एंगल की बात कर रही हूँ, कंप्लीट डी एंगल ये है आपका 180 डिग्री है, लेकिन अगर मैं ये एंगल 1 मानती हूँ, ये एंगल 2 मानती हूँ, तो एंगल 1 जो है आपका क्या है, इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण है, जबकि एंगल 2 जो है आपका बाहरी कोण है। सपोज ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और आपको ये एंगल 2 निकालना है, मैं सपोज बोल रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए। तो दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 40 माइनस कर दो, ठीक है, तो आपको निकल के आ जाएगा दूसरा एंगल कितना होगा, यानी कि दूसरा एंगल हमारा कितना होगा, 140 होगा। मतलब ये मानने के लिए बोल रही हूँ, लग तो बिल्कुल भी नहीं रहा है 40 है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है, तो मान लीजिए ये 1 2 3 4 और 5, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 ये सारे आपके इंटीरियर एंगल हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं 6 7 8 9 और ये आपका 10, ये सारे आपके क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये इस पॉलीगन से जो है बाहर बन रहे हैं, इसके बाहर बन रहे हैं, ठीक है, बाहर बन रहे हैं, ये बात याद रखना। इन लाइंस को ये मत सोचना कि ये लाइन आ रही है, ये लाइन है लेकिन यहां से तो ओपन ही है ना बिल्कुल। और इस फिगर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इनका एक्सटीरियर एंगल पड़ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल का रह गया था आपका थोड़ा सा, ये समझा देती हूँ आपको। देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज होता है बेसिकली, ठीक है। अब इस चतुर्भुज के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स, देखो ये साइड है आपकी, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी और डी सी, ठीक है, यानी कि ए बी और सी डी जो भी है ये पैरेलल होंगी आपस में। और जो AD है और BC यानी कि AD एंड BC ये भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इसकी ऑपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड, AB जो है वो D के सामने वाली, CD के सामने वाली है, और BC की बात करूं तो वो AD के सामने वाली है। तो ऑपोजिट साइड जो है वो हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होते हैं, याद रखो, ठीक है। ये है इसका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, एंगल जो D है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो आमने सामने वाले एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखो, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है सामने, आप नोट बना लेना अपने। उसके बाद हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो पहली चीज, सारे एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये सारे 90 के होंगे। ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है ना। आपको दिख रहा होगा ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। देखो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर की सारी साइड्स पैरेलल भी होती हैं, सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के भी होते हैं, सारी साइड जो है वो आपस में इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है ना, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है भाई। अब रेक्टेंगल की क्या है कि आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट और पैरेलल होनी चाहिए। तो स्क्वायर देखो ये चीज पूरी कर रहा है ना, और ये 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल, ये भी चीज ये पूरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर होगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। यानी कि एक स्क्वायर को तो हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते हैं, है ना। रेक्टेंगल को शायद आयत बोलते हैं, याद रखना, और स्क्वायर को शायद वर्ग बोलते हैं, ओके, मतलब वर्ग ही बोलते हैं। हाँ, तो रेक्टेंगल आपका आयत हो गया और स्क्वायर आपका वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोम्बस की। अब देखो रोम्बस में क्या डिफरेंस है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ये सारी इक्वल होती हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर भी ये सारे एंगल्स क्या स्क्वायर के, तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसके भी सारे एंगल इक्वल होंगे, मतलब ऑपोजिट कह लो सारे कह लो, दोनों के इक्वल होते हैं क्योंकि सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। लेकिन रोम्बस में आपके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम में था ना, इस तरह से यहाँ पर भी जो है ऑपोजिट एंगल जो है आपस में इक्वल है। जैसे मान लीजिए एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे और बी और डी आपस में इक्वल होंगे। सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। डायगोनल
डायगोनल्स बाइसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो डायगोनल्स होते क्या है, देखो ये जो आपकी मैंने बताया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये जो ए और सी को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, सॉरी ए और सी को जो लाइन मिला रही है ये, और बी और डी को जो लाइन मिला रही है ये डायगोनल्स कहलाते हैं, ठीक है, ये जो मैंने बनाए हैं। अब ये कहता है कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी कि जहां पर ये मिलेंगे ना, जो मीटिंग पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इस बाइसेक्ट का मतलब होता है जब दो लाइन्स आपस में मिल रही हो और वो क्या कर रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो वहां पर, तो यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो रोम्बस के अंदर के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये भी आपको याद रखनी है, ओके। अब नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइड बना हुआ है, फिर ट्रेपीजियम भी बोलते हैं इसको, ट्रेपेजॉइड भी कह सकते हैं, ट्रेपीजियम भी। तो इसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, मतलब एक लाइन जो होती है, एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है, जैसे ए बी और सी डी है, तो इसमें ए बी जो है वो डी सी डी के पैरेलल होगा, ए बी जो है पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इक्वल नहीं होती है, बराबर नहीं होती, लेकिन पैरेलल होती है। अब ये वाली साइड जो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होगी, ए डी और बी सी जो है आपस में पैरेलल नहीं होगी, ये आपका होता है ट्रेपीजियम। और सारे क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कभी भी अगर कहेंगे क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा। मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी भाई चार साइड है, चार लाइंस आपस में मिली कहीं कहीं, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अब क्वाड्रिलेटरल में ये टाइप्स आती हैं, चतुर्भुज की टाइप्स हैं, वो मैं आपको करा रही हूँ। अब देखो काइट है, तो काइट में क्या फर्क है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये एडजेसेंट साइड है, ये हो गई, ये हो गई, तो ये आपकी एडजेसेंट साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी एडजेसेंट है। एक और बना दो ऐसे, तो ये भी आपकी एडजेसेंट साइड है, ठीक है, यहाँ पे ऑपोजिट की बात हो रही, तो ये वाली इक्वल होगी और ये वाली इक्वल होगी, ये कहने का मतलब है। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर जो है वो इक्वल होगा। उसके बाद वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, दूसरा जो है एक डायगोनल जो है दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यहां पर भी ये परपेंडिकुलर रूप से बाइसेक्ट करेगा। सिर्फ अगर इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट का जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, लेकिन जब बाइसेक्ट की बात आ जाती है तो उसका मतलब है कि वो उसको काटेगा यहाँ पर 90 डिग्री पर, ये 90 बनेगा, ओके। डायगोनल्स इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पर, इसीलिए इसको बाइसेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। खैर इसमें ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा ली हुई है, ये मैंने गूगल से लिया है। अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो काइट की शेप जो है ना वो तरह तरह की हो सकती है, कभी कभी काइट जो है वो रोम्बस की शेप जैसी ले लेती है ना। ये तो इन्होंने काइट अजीब सी बनाई हुई है, मतलब इन्होंने प्रॉपर एक ऐसे वाली काइट बनाई हुई है। खैर ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है, ठीक है। मतलब काइट की शेप जो है रोम्बस जैसी भी हो सकती है, ठीक है, अगर हम बात करें रोम्बस की, और स्क्वायर जैसी भी हो सकती है। अगर हम वैसे बात करें कि भाई काइट की शेप कुछ भी हो सकती है ना, हमने माना है, ये तो हमने एज्यूम किया कि ऐसी काइट बनेगी, लेकिन काइट भी डिफरेंट शेप्स की आती है, ठीक है। तो काइट के बारे में खैर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, हमेशा इनके बारे में, क्योंकि ये जो है फिक्स्ड है, ये वाली साइड, ये वाली चीजें जो है वो फिक्स्ड है। ये गूगल से पिक्चर ली थी तो इसमें एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ट्राइंगल्स का मैं बता ही चुकी हूँ कि तीन आपके ट्राइंगल्स का तो आप सभी को पता ही है, तो उसमें ज्यादा मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो फिर भी ये थोड़ा सा करा देती हूँ ट्राइंगल का। ये देखिए ये हमारा ट्राइंगल होता है, ठीक है। तीन लाइन जब आपस में कहीं कहीं ये वर्टिसेस होते हैं, इसके वर्टेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है, जैसे ए बी सी, ठीक है। ये दो लाइन यहां पर मिली, फिर ये वाली लाइन इससे भी मिल गई, तो यहां पर तीन एंगल फॉर्म हो गए और तीन साइड्स इसकी हो गई, तीन वर्टिसेस हो गए, तो ये आपकी क्या हो गया, ट्राइंगल बन गया। त्रिकोण कहते हैं इसको, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और ये वाले इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, जो भी ट्राइंगल के अंदर है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसका 360 होता है, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम ऑपोजिट एंड एडजेसेंट एंगल्स। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि देखो अगर ये है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पहले समझ लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी जो है और सी डी जो है ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अगर मैं बी सी की बात करूं, बी सी और सी डी ये आपकी एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपकी क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह से ए डी जो है वो बी सी की ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने और एडजेसेंट मतलब साथ में, ठीक है। एडजेसेंट ऐसे होंगी, ये और ये, ओके, तो ये एडजेसेंट होगी। अब इसी तरह से हमारे एंगल्स भी होते हैं कि विपरीत और आसन्न कोण की बात करेंगे हम, ठीक है। विपरीत का मतलब आपको पता है, देखो ये इसमें लिखा हुआ है साथ, सपोज ये एंगल ए है और ये है आपका एंगल सी है, ये बी है और ये आपका एंगल डी है, तो ए
और सी ये आपस में ऑपोजिट है, ठीक है, विपरीत एंगल है। और अगर हम बात करें सी और डी की, अगर मैं कहूं सी और डी ये भी एडजेसेंट है, अगर मैं कहूं ए और डी ये भी एडजेसेंट है, अगर मैं कहूं ए और बी ये भी एडजेसेंट है, और अगर मैं कहूं बी और सी तो ये भी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट तो आपको पता है 4 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, ए डी का, फिर ए बी का, फिर बी सी का, और फिर उसके बाद सी डी का, ठीक है, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन ऑपोजिट की बात करें तो बी और डी आपस में ऑपोजिट है और ए और सी आपस में ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये याद रखना जब भी क्वेश्चन में आता है ना कि ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? देखो साथ में, जो चीज साथ में है उनके बीच कोई और नहीं आ रहा है, ये भी साथ में है, ये भी साथ में, इनके बीच में कोई और नहीं है ना। ऑपोजिट का मतलब होता है सामने, आपके सामने वाला कौन है, तो वो आपका ऑपोजिट एंगल कहलाता है। ओके, इसी तरह से साइड्स का कंसेप्ट होता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है, इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो ज्योमेट्री होती है वो हमारी सर्कल्स के बिना भी अधूरी है। मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस आपके 6th 7th 8th के एनसीईआरटी से बनते हैं और जो केवी में पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको ये पढ़ने जरूरी है। फिर थ्योरम्स और वगैरह उन चीजों पर जो है क्वेश्चन जो है हम बाद में कर लेंगे, वो भी आप टेंशन मत लीजिए। वो सीरीज अगर करा रही हूँ तो इसको कंप्लीट करूंगी, लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज। देखो वृत्त का आपको बेसिक तो आइडिया होता ही है, ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि जब आप मतलब अपने कंपास से जब आप सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि आप एक पॉइंट पर जो है उस नोक को रखते हैं कंपास की, और एक साइड में आपकी पेंसिल होती है, और फिर वहीं से बनता है आपका सर्कल, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर होता है जहां से आप खींचते हैं, इसको आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम बात करूं इसकी तो, ठीक है, सपोज ये O है, तो ये पॉइंट जो है ना आपका, ये क्या बन जाता है, ये आपका सेंटर होता है, ठीक है। इससे जो इस पॉइंट्स पर कहीं भी जाएंगे ना, मान लीजिए O से आपको इधर डायरेक्शन में जाना है, यहां से आपने लाइन खींच दी, यहां से आपने लाइन खींच दी, ये सभी आपकी रेडियस होती है, ठीक है। मतलब सेंटर से कहीं भी जो सर्कल पर वो लाइन मिलेगी ना, वो सारी आपकी रेडियस होती है, ठीक है। ये क्लियर होगी। तो हमने सेंटर और रेडियस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक बार पहले कोड को पढ़ लेते हैं। देखो कोई भी अंदर सर्कल के अंदर कोई भी 2 पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी लाइन जाती है उसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो कोड लिखी हुई है, अब डायमीटर भी एक कोड होती है, ठीक है, लेकिन बस डायमीटर ये है कि सर्कल को जो है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर मैं कहूं यहां से ए और बी से, तो ये ए बी कोड भी होती है, इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। बेसिकली ऐसी कोड जो सर्कल को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करे एक तरह से, है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती जा रही है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल से जब पास होके जाएगी कोई भी, तो वो आपकी डायमीटर कहलाएगी। सपोज मैं यहां से लेके जा रही हूँ, ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहां से लेके जा रही हूँ तो ये भी सेंटर से पास हो रही है, तो ये भी आपका डायमीटर होगा। ऐसा नहीं कि डायमीटर ये फिक्स हो गया। तो अगर इस सेंटर से आधी आधी लाइन इधर खींची हुई है, ये सारी आपकी रेडियस कहलाती हैं, और अगर पूरी लाइन ऐसे जा रही है सेंटर से पास करती हुई, तो वो आपकी डायमीटर कहलाती है, ठीक है। रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं और डायमीटर को क्या बोलते हैं, डायमीटर को मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो बस रेडियस का याद रखो, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। आप देख लेना डायमीटर को क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इट इज अ स्पेशल कोड, ये होती कोड ही है, जो CHORD यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना कोड, तो ये भी होती तो कोड ही है, लेकिन ये सेंटर से पास होके जाती है और कहीं ना कहीं ये आपके सर्कल को 2 भागों में बांटती है, बराबर भागों में, ठीक है। तो हमारा डायमीटर क्लियर हो गया, रेडियस क्लियर हो गया, कोड क्लियर हो गया और हमारा ये सेंटर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। देखो अब हम समझेंगे यहाँ पे आर्क को। देखो ये होती है आर्क, ये थोड़ी सी जो सर्कल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर बन रही है ना, ये आपकी आर्क होती है, इसको हम आर्क बोलते हैं। अब इस आर्क से आपने सेंटर के यहाँ पे कुछ बना दिया ऐसे, तो ये आपका सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे ये येलो शेड जो है ना, ये आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है। भाई हिंदी टर्म्स जरा देख लेना, सेक्टर को क्या बोलते हैं, आर्क को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्टर तो ये होता है, लेकिन ये इधर की जो मैं जिस पर भी ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये आर्क होती है सिर्फ। लेकिन अगर इस पूरे रीजन की बात करूं मैं, जो मैं शेडेड रीजन की बात कर रही हूँ, तो इसको हम सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब कोई कोड जो होती है, जैसे ये कोड है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये कोड है ना, और ये हमारी आर्क है, ये हमारी आर्क है। तो कोड और आर्क जब आपस में मिलके ये जो भाग बनाएंगे बीच का, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ओके, ये सेगमेंट है। तो सेक्टर में इसमें आपको डिफरेंस आया होगा, सेक्टर में कोड नहीं होती कोई भी, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई भी आपको कोड नजर नहीं आ रही होगी, सेक्टर में कोई भी आपको कोड नजर आ रही है, नहीं आ रही। लेकिन जब कोड आर्क के साथ मिलकर जो रीजन बनाती है, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये आर्क है आपकी, ये आपका सेक्टर है और ये आपका सेगमेंट है, ठीक है। अब इनकी हिंदी टर्म्स आप एक बार देख लेना, ये है। उसके बाद हम बात करें टेंजेंट की, ठीक है। टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाती है, एक पॉइंट पर जो है टच करेगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या स्पर्श का बिंदु कह सकते हैं, स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सर्कल है, सपोज मैं यहां से भी टेंजेंट्स खींच सकती हूँ,
ठीक है। सपोज मैंने एल टेंजेंट खींच दी यहाँ पर, ठीक है, ये एल टेंजेंट थी, तो ये पॉइंट यहाँ पर एम पॉइंट से होके गुजरी है, ठीक है, इस पॉइंट से सपोज एम पॉइंट से होके गुजरी है, तो टेंजेंट जो है वो कहीं भी खींच सकते हैं, बस वो सर्कल को टच करती हुई निकलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं, टेंजेंट कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो मैंने एक और टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, सीकेंट, ठीक है। अगर मैं इस कोड की बात करूं और सीकेंट में डिफरेंस क्या है, देखो कोड जो होते हैं एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है ये, ठीक है, सर्कमफ्रेंस के अंदर है, ये जो पूरी होती है ना, पूरी लाइन जो होती है ये, इसकी जो भी आपकी मेजरमेंट होगा इसका, ये आपकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है, ठीक है, परिधि कहलाता है ये, ठीक है। इस परिधि के अंदर बनती है आपकी कोड, ये कोड बन गई, ठीक है। लेकिन सीकेंट की बात करेंगे तो देखो एक ये लाइन, एक ये मैं कह सकती हूँ ये एक लाइन है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना, ये आपकी रे है, ये आपकी लाइन है और ये आपका लाइन सेगमेंट है। तो कोड तो एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस के अंदर ही रहता है, लेकिन सीकेंट ऐसी चीज होती है जो 2 पॉइंट पर सर्कल को काटती है, ए और बी पर काट दिया इसने, ठीक है, और ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखना कि ये कोड और सीकेंट में डिफरेंस, तो कोड आपको दिख रही होगी अंदर बनती है, लाइन सेगमेंट है, और ये आपकी लाइन है, सीकेंट जो है आपका पूरा एक लाइन है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे और ये कुछ बेसिक टर्म्स है। कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप का जाता है कि ड्रॉ ए सर्कल, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन केवीएस में आए हुए हैं कि आपको एक सर्कल बनवा लिया, ए बी एक टेंजेंट है, वहां से जारी है, भाई ए बी को एक एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, या जो भी चीजें हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए आपको इन टर्म्स का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको ये बेसिक टर्म्स जो है आपको कराई है पहले ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लेने से पहले, ठीक है। एक बार हिंदी का मैंने एक किया था फोटो डाउनलोड, देख लेना एक, आप देखो कोड है, कोड को यहाँ पे जीवा बोला गया है, त्रिज्या रेडियस को, डायमीटर को व्यास बोलते हैं, और यहाँ पर टेंजेंट को स्पर्शी बोलते हैं, स्पर्शी, ठीक है, और सीकेंट को बोलते हैं छेदिका, सीकेंट को छेदिका, आप एक बार वो देख लेना, और इसको जीवा इसको बोलते हैं कोड को, ठीक है। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख ले यहाँ से, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर बैक जाके देख लेना, ठीक है। तो गाइज ये थी कुछ बेसिक टर्म्स ज्योमेट्री से रिलेटेड। अगले सेक्शन में जो है हम क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि एक बार इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेना, ताकि आपको सारी टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाए। जब भी आपने आपसे एंगल की बात करूं, एडजेसेंट एंगल की बात करूं, ऑपोजिट की बात करूंगी क्वेश्चन में, या मैं डायमीटर की, सीकेंट की, कोड की बात करूंगी, तो आपको पता रहे कि हाँ भाई ये कोड है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, जो भी है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।